हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, पहले जैसे कि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसका आज पार्ट 2 आया है। और इसमें हम पढ़ेंगे, पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि परिवर्तन किसको कहते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, और आपका संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहते किसको हैं? सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं कि एक के तत्व अधिक क्रियाशील होगा और दूसरा तत्व जो कम क्रियाशील होगा उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देता है अधिक क्रियाशील तत्व, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अधिक क्रियाशील होता है तथा दूसरे पदार्थ का विलयन, दूसरा पदार्थ जिसका विलयन होता है वह कम क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में हम फर्स्ट उदाहरण लिखेंगे इसका, जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन। जब इनकी आपस में अभिक्रिया होगी तो जिंक इसको कॉपर सल्फेट विलयन को इससे विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस में Cu बनेगा कॉपर। नाम लिखेंगे इनके, इसका नाम जिंक, इसका नाम कॉपर सल्फेट, इसका नाम जिंक सल्फेट और ये कॉपर। और नंबर 1, नंबर 2 लिखो।
इसी की अभिक्रिया अगर हम Fe ले लें प्लस कॉपर सल्फेट विलयन ले लें तब अभिक्रिया कराएं, तब भी हमारा क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu बनेगा। Fe का नाम आयरन, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, प्लस कॉपर। तो अभी हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जैसे आप इसका उदाहरण सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो अधिक ताकतवर राजा होता है वो कम ताकतवर राजा को पराजित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील को उसके घर से निकाल के अपने आप उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। चलिए नोट करिए। अब लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया हमारी ये दो प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन होती है और एक द्विविस्थापन होती है। एकल विस्थापन में जो अभी पढ़ी हमने एकल विस्थापन थी, द्विविस्थापन को उभय अपघटन के नाम से भी जानते हैं। दो नाम होंगे उसके अभिक्रिया के, एक उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि दो विलयन होंगे हमारे और दोनों विलयन में वे रासायनिक अभिक्रिया होगी, उनके परस्पर आयनों का विनिमय होगा, यानी आयनों का एक्सचेंज होगा, बदलाव होगा, आयन बदल जाएंगे। जो दूसरे विलयन के साथ था वो दूसरे के साथ चला जाएगा, जो पहले वाले के साथ था वो दूसरे के साथ चला जाएगा। लिखिए इसमें क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का के आयनों का परस्पर विनिमय को बदलाव भी कहते हैं, एक्सचेंज, बदलाव होता है, क्या कहलावेगी, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमारा परस्पर आयनों का विनिमय होगा, दो पदार्थ होंगे और उनमें विनिमय होने के बाद वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, बदलाव हो जाएंगे। उदाहरण लिखेंगे इसका, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तब इससे अभिक्रिया करावेंगे तो हमारा बेरियम सल्फेट निकलेगा और प्लस HCl निकलेंगे दो। अब इनके नाम भी लिख लेंगे हम, इसका नाम बेरियम क्लोराइड,
इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम बेरियम सल्फेट। और इसका नाम HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिखें। नोट करने के बाद अब हमारी रिएक्शन आएगी ऊष्मा अक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा अक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे ऊष्मा अक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सबसे पहले हेडिंग डाल लो ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया? इसमें लिखेंगे ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, उसमें उसको कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा निकलती है, उसको ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त भी लिख सकते हैं, या अर्थात निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें जो हमारे उत्पाद की और जो हमारी ऊष्मा बनेगी उसको प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे। इसमें लिखेंगे इसमें ऊष्मा को उत्पाद की ओर धनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इसके उदाहरण लिखेंगे हम ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया के। सबसे पहला उदाहरण, अगर कार्बन कहते हैं कोयले को, कार्बन को अगर हम जलावेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और उसके साथ साथ 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। ये हमारा कार्बन है, इसको कोयला भी कह सकते हैं। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगी और हमें ऊष्मा देगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, पाचन सब हमने देखा है, भोजन खाते हैं हम और फिर सांस भी लेते हैं, तो जो हमारी भोजन खाने की और सांस लेने की प्रक्रिया है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम चलना फिरना, दौड़ना, उठना, बैठना, बोलना, ये सारी एनर्जी जिससे यूज करते हैं, तो उसमें भी हमारी ऊष्मा निकलती है, वो भी हमारी ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया ही कहलाती है। उसमें लिखेंगे ग्लूकोज C6H12O6, उसका ऑक्सीकरण करावेंगे। इसी तरीके से उसमें जितने हमारे यहाँ C है उतनी CO2 निकाल दो, 6CO2 प्लस जितने H है उसके आधे जल निकाल दो, 12H है तो 6H2O निकाल दो, जल बाहर।
और प्लस में हमारा 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है इसमें। कितनी? 38 एटीपी एनर्जी निकलती है एक ग्लूकोज के अणु से। इसमें हम नाम लिखेंगे इसके, इसका नाम ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा जल। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसको कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पता चल गया जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है, कुछ भी कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सेकेंड हेडिंग लिखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। साधारण सी बात है, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही थी, इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा, तो इसमें हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और अगर इसमें बात की जाए कि ऊर्जा को हम किस चिन्ह से दर्शावेंगे, तो इसमें लिख लेंगे कि इसमें, इस अभिक्रिया में ऊर्जा को उत्पादों की ओर ऋणात्मक चिन्ह द्वारा तथा अभिकारकों की ओर धनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें जो ऊर्जा होगी उसको उत्पादों की ओर ऋणात्मक यानी माइनस के चिन्ह से दर्शाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, नाइट्रोजन ली हमने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई, हमारा बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस, ऊर्जा प्लस में ना लिख के हम क्या में लिखेंगे, माइनस के ऊष्मा लिख दो चाहे ऊर्जा। ठीक है, ये हमारे इसका उदाहरण हो जाएगा। इसी को अगर हम इधर लिखेंगे तो N प्लस O2 प्लस ऊष्मा
और बराबर NO2। ये हमारे हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन। सबसे पहले हेडिंग डाल लो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक ऑक्सीकरण के कुछ 5-4 रूल हैं वो भी लिख लेंगे। फर्स्ट क्या कहता है, अगर कहीं पर हमें ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हमारा ऑक्सीकरण होगा। दूसरा, अगर कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व जिस पे माइनस है वो जुड़ रहा है तो भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगर हमारा नंबर 3 हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीकरण होगा। और नंबर 4, अगर कोई प्लस जिस पर होते हैं धन विद्युतीय तत्व, जैसे सारी धातुएं धन विद्युतीय तत्व का हटना, तब भी हमारा ऑक्सीकरण होगा। ये 4 चीज कंडीशन भी इसमें अप्लाई होती है। तो इसमें उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो रही तो भी हमारा ऑक्सीकरण ही होता है। जैसे हमारा सोडियम है Na, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये हमारा Na प्लस और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से बाहर, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण में किसी भी पदार्थ पर प्लस की संख्या बढ़ती चली जाएगी। क्या होता चला जाएगा, प्लस की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जितने प्लस बढ़ते चले जाएंगे, अगर यहाँ पर कुछ नहीं था एक प्लस बढ़ गया तो हमारा क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा। इसी तरह अगर यहाँ पर कुछ नहीं है यानी माइनस है तो माइनस की संख्या घटेगी तो भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसका उदाहरण लिखेंगे। जैसे हमारा SnCl2 होता है प्लस उसके अभिक्रिया फिर क्लोरीन से करा दें तो अभिक्रिया बनता है SnCl4। अब हमें पता है Cl के ऊपर एक माइनस होता है। अब यहाँ SnCl2 स्टेनस क्लोराइड नाम है इसका, स्टेनस क्लोराइड। इस स्टेनस क्लोराइड में 2 Cl लग रहे हैं
तो यानी Sn के ऊपर कितने प्लस होंगे, जितने Cl लगे हुए हैं, Cl के ऊपर एक माइनस, तो 2 Cl लग रहे हैं, तो 2 प्लस किसके ऊपर, Sn के ऊपर, यानी Sn के ऊपर 2 प्लस होंगे और Cl के ऊपर एक माइनस इसके, एक माइनस इसके, 2 माइनस 2 प्लस को खत्म करेंगे तब हमारा क्या बनेगा, SnCl2 बनेगा। तो यहाँ SnCl2 था और क्लोरीन की अभिक्रिया फिर हो गई इससे, तो यहाँ बन गया SnCl4, यहाँ Cl कितने लग गए, 4, अब 4 Cl यानी 4 माइनस, तो Sn के ऊपर यहाँ कितने प्लस आ गए होंगे, 4 प्लस आ गए होंगे। तो अब यहाँ देखो SN पर कितने इलेक्ट्रॉन प्लस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, प्लस बढ़ रहे हैं, तो तब प्लस बढ़ेंगे तो क्या कहलावेगा, ऑक्सीकरण कहलावेगा। दूसरी चीज ये Cl है, Cl पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अभी मैंने बताया था ऋण विद्युती यानी माइनस वाला, जिस पे माइनस का चार्ज होता है, वो तत्व अगर जुड़ रहा है तो भी हमारा क्या कहलावेगा, ऑक्सीकरण कहलावेगा। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि Cl के ऊपर माइनस होता है और वो इसके साथ जुड़ गया तो भी हमारा क्या कहलावेगा, ऑक्सीकरण कहलावेगा। तो ये ऑक्सीकरण था। अब इसका लिखो नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, उसमें लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो लिखना है, अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें भी वही 4 कंडीशन लगेंगी जो उसकी बिल्कुल अपोजिट होंगी यानी उल्टी होंगी। फर्स्ट कंडीशन इसमें होगी इसमें हमारा हाइड्रोजन जो होता है उसका जुड़ना आ जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। सेकंड हमारा इसमें आ जाएगा धन विद्युती यानी प्लस वाला जो होगा, धन विद्युती तत्व का जुड़ना। ऑपोजिट में आ जाएंगे इसके, हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। फोर्थ, और ऋण विद्युती यानी माइनस का जिस पे चिन्ह होता है, ऋण विद्युती तत्व का हटना। ये 4 कंडीशन अपचयन अभिक्रिया में अप्लाई होगी। अब इसमें हम वही बिल्कुल इसके उदाहरण लिख के दिखाएंगे। अगर हमारे पास Cl है, क्लोरीन परमाणु, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो हमारा बनेगा Cl माइनस। अब यहाँ हम देखें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तब इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी होगी तो हमारा क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया कहलावेगी। ठीक है, Zn प्लस CuSO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस Cu। अब हम देखें जो हमारा यहाँ Cu है, Cu के साथ SO4 जुड़ा हुआ है,
Cu के साथ जब SO4 जुड़ा हुआ है, SO4 के ऊपर 2 माइनस होते हैं, वो हट गए माइनस और Cu बन गया, CuSO4 से Cu बन गया, यानी Cu के ऊपर यहाँ 2 प्लस थे, SO4 के ऊपर जब माइनस होते हैं तो Cu का यहाँ से क्या हुआ है, Cu का यहाँ अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। कॉपर का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अब इसी तरीके से एक अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी आती है, अपचयोपचय अभिक्रिया के नाम से भी आती है और अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से आती है, ऑक्सीकरण अपचयन के नाम से आती है। उसके नाम बहुत सारे नाम हैं, तो उसको पढ़ेंगे और वो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है इसकी पार्ट की, और ये पार्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा। लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। लिखेंगे इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा नाम इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। लिखेंगे इसमें उदाहरण। हमारा Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस Cu। इसमें हम देखेंगे एक साइड जिंक है जिसके ऊपर कुछ प्लस नहीं है ना माइनस है, एक कॉपर सल्फेट विलयन है जिसके ऊपर कॉपर के ऊपर 2 प्लस होंगे, SO4 के ऊपर 2 माइनस होंगे, तभी माइनस प्लस से ही कोई भी पदार्थ बनता है। तो अब यहाँ जिंक जो है, जिंक SO4 बना, Zn से ZnSO4 बना, यानी प्लस की संख्या भी बढ़ी और SO4 ऐड हुआ, ऋण विद्युतीय तत्व ऐड हुआ, तो जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और CuSO4 से Cu बन गया, इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। ऐसी अभिक्रिया को जिसमें ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता है, दोनों एक साथ अभिक्रिया में हो रहे, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीकरण, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के उपयोग, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसमें इस चैप्टर कंप्लीट होते ही इसकी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।